हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आपने देखा कि भारत की शासन प्रणाली का जो सबसे प्रारंभिक या शॉर्ट पॉलिटिकल बॉडी ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जो पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत आपने अध्ययन किया। दूसरा, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का दूसरा भाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत म्युनिसिपैलिटीज का आपने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया। कई महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से आपको परीक्षा में आएंगे, परंतु वर्तमान इस टॉपिक के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप परीक्षा में जाने से पहले बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अवश्य जाएं, और उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार सिविल परीक्षा से लेकर अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाला अध्याय या चैप्टर है। आप इसको बड़े अच्छे से, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, परंतु इसको आज हम पार्ट 1 के अंतर्गत करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत करेंगे। एक बड़ा अध्याय है और बड़े अध्याय को कम से कम 3 सेक्शन के अंतर्गत और अधिक से अधिक महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मित्रों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार चैप्टर आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। मौलिक अधिकार 2 शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द मौलिक है और दूसरा शब्द अधिकार है। यहाँ पर सामान्य अधिकारों की प्रक्रिया को हम दैनिक गतिविधियों में भी देख सकते हैं। सामान्य अर्थ में अधिकार क्या है और अधिकारों को स्पष्ट करने के पश्चात ही हम उन मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो सामान्य अर्थ में अधिकार क्या है, इसको जानने से पहले इसका संवैधानिक व्याख्या हम लोग कर लें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जब संविधान को हमने लागू किया, उस समय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। तो देयर वाज 7 टाइप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जब 26 जनवरी 1950 को 7 प्रकार थे, परंतु 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन जो जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में लाया गया था, 1978 में एक संशोधन करके अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में, राइट्स के रूप में नहीं। प्राय बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि संपत्ति का अधिकार है नहीं। नो, एज ए फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट्स आज ये लैप्स हो चुका है, और एज ए लीगल राइट, कानूनी अधिकार के रूप में आज भी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में, एक लीगल राइट के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में इसको शामिल किया गया है। तो एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 31 को समाप्त किया गया, परंतु एज ए लीगल राइट के रूप में इसको आज भी रखा गया है। इसका मतलब क्या है, यह प्रश्न जानना जरूरी है।
अगर ये मौलिक अधिकार के रूप में होता तो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध शासन या सरकार किसी भी कार्य के लिए उसे हस्तगत नहीं कर सकती उसकी संपत्ति को। परंतु लीगल राइट होने के कारण इसको संसदीय प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन, परिवर्तन या उचित मुआवजा देकर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक हित के लिए इसको शासन के कार्य के लिए हस्तगत किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मित्रों, मूल अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान के अनेक प्रावधान कई देशों के संविधानों से हमने ग्रहण किया है। लेकिन एक चीज हमें याद करना है, हमने एज इट इज इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की अपेक्षा हमने एज ए ब्रॉडर व्यूज फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से अडॉप्ट किया, ग्रहण की है, परंतु एज ए ब्रॉडर व्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है। दूसरा इसका और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। द फर्स्ट बिल ऑफ राइट, द फर्स्ट बिल ऑफ राइट, दुनिया का पहला जो बिल ऑफ राइट था वो ब्रिटेन में लाया गया था। वो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था और ये 1215 ईस्वी में लाया गया था। तो आज मूल अधिकारों की तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। तो याद करिए, प्रश्न ये भी पूछा गया है मित्रों कि संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से कौन सा प्रावधान जाना जाता है। क्लियर हो गया कि मूल अधिकारों को भारत का इंडियन मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मूल अधिकारों की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान और क्या है, इसका भी हम उल्लेख करते हैं। यहाँ पर मूल अधिकारों के लिए संविधान सभा, भारत के संविधान का निर्माण एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा किया गया था और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में कई सारे अलग अलग कार्य के प्रकृति के आधार पर अलग अलग कमेटीज बनाए गए थे और जिसमें मूल अधिकार समिति का भी गठन किया गया था और इस फंडामेंटल राइट्स कमेटी का हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। तो याद करिए, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे, मूल अधिकार कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरा, मूल अधिकार की जो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स आर इन नेगेटिव फॉर्म्स बट सम आर आल्सो पॉजिटिव। अधिकांश मूल अधिकार नकारात्मक के रूप में है, अर्थात नेगेटिव कंसेप्ट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना निषिद्ध है, दैट इज द नेगेटिव कंसेप्ट। बट सम आर आल्सो पॉजिटिव। कुछ ऐसे हैं जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें अंतःकरण के आधार पर धर्म की स्वतंत्रता का पालन करने का अधिकार है, उसको मैनेज करने का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, दे आर पॉजिटिव राइट्स। तो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स आर इन नेगेटिव फॉर्म्स बट सम आर आल्सो पॉजिटिव। लेकिन मित्रों, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे महत्वपूर्ण ताकत है, वो ताकत क्या है उसको जरा देख लीजिए कि जो मूल अधिकार हमारे हैं ये जस्टिसिएबल है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। ये वाद योग्य है। ये क्या है? जस्टिसिएबल है। इसको मूल अधिकारों को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों से न्यायालय को संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब है इफ एनी फंडामेंटल राइट्स आर डैमेज्ड by any person, any society, any institute, any government, then you go directly in Supreme Court Article 32, in High Court Article 226। इसका मतलब है कि यदि मूल अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अगर आप इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में करना चाहते हैं तो आप अनुच्छेद 226 के तहत। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार
न्यायालय के द्वारा संरक्षित है, मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा संरक्षित है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो मानव के लिए आधारभूत हैं, जो बेसिक हैं, जिनके बिना हम अधिकारों की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे जीवन के विकास की प्रक्रिया में अनेकों अधिकार आवश्यक है, परंतु यदि इनमें से कुछ अधिकारों से हम वंचित होते हैं या कुछ अधिकार हमारे पास नहीं भी होते हैं, तो भी हमारे ऊपर हमारी पूर्णता के विकास की प्रक्रिया में बहुत बाधा नहीं आती। बट इफ एनी फंडामेंटल राइट्स आर अपसेट, अगर हम एक भी मूल अधिकार से वंचित होते हैं तो निश्चित रूप से इससे हमारे विकास की पूर्णता को प्राप्त करने में बाधा आती है। हम अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो मूल अधिकार मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत मूलभूत हैं। ये हमारे बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को बहुत बड़ा आधार प्रदान करते हैं। इसके बिना हम विकास की सर्वोच्चता को, विकास के इंटीग्रल सिचुएशन को प्राप्त कर पाने में सफल नहीं हो पाते। और मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है, प्राय आपसे पूछ दिया जाता है व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मित्रों, मूल अधिकारों का सबसे प्रमुख उद्देश्य है न्याय की अवधारणा पर काम करना। लेकिन न्याय किसी एक पक्ष से नहीं, इंटीग्रल डेवलपमेंट। इट मीन्स सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कल्चरल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, एजुकेशनल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। यानी न्याय की अवधारणा पर सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, शैक्षिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय। और जब न्याय की अवधारणाओं पर बल दिया जाए और अनुच्छेद 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की व्यवस्था, संवैधानिक उपचार की व्यवस्था करता है, जो किसी भी मूल अधिकार के हनन होने पर उसको सुरक्षा और संरक्षण देता है, तो ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण। दूसरा एक प्रावधान और इसमें हम लोग जान लें कि जो मूल अधिकार है, जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा, आर्टिकल 352, जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होते ही, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होते ही मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत प्राप्त सभी मूल अधिकार स्वतः ऑटो सस्पेंडेड, स्वतः निलंबित हो जाते, समाप्त नहीं होते, स्वतः निलंबित होते। और आर्टिकल 20 दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कभी भी आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं हो सकते। यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ही कोई भी मूल अधिकार राष्ट्रपति को अधिकार है, वह उसे आवश्यकता पड़ने पर निलंबित कर सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, एक चीज तो प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए कि देश में आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 लागू होते ही प्रश्न आता है कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित होता है, ऑटो सस्पेंडेड, निलंबित किया नहीं जाता, हो जाता है आर्टिकल 19(1). इसमें वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार है और ये स्वतः, जिसमें राइट टू प्रेस भी है, राइट टू प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार भी है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अंतर्निहित है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का भी अधिकार है। ये सारे अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है कि मूल अधिकारों का प्रभाव उसी दिन से लागू हुआ जिस दिन से संविधान लागू हुआ। मूल अधिकारों का प्रभाव उसी दिन से होता है जिस दिन से संविधान लागू हुआ। और मूल अधिकार की जो प्रक्रिया है, यह मानवीय जीवन को एक सामाजिक न्याय की अवधारणा, राजनीतिक न्याय की अवधारणा पर विशेष बल देने के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए
अत्यंत सहायक। मित्रों, अब हम आते हैं इस संविधान के अंतर्गत वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो दिए गए हैं। तो इन मूल अधिकारों का हम उल्लेख कर लें। ये मूल अधिकार जो हैं, पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये है संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसका मतलब है ये 5 प्रकार से है। 5। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। यदि आपको समानता दिया जाए और आपको स्वतंत्रता से वंचित किया जाए तो निश्चित रूप से आपका पूर्ण विकास होगा। पूर्ण विकास जो आपके अंदर एबिलिटी है, क्षमता, वो नहीं हो पाएगा। ये जो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 यानी कुल 4 प्रकार से, और कहा जाता है लिबर्टी इज द लाइफ, स्वतंत्रता ही जीवन है। तीसरा है आपको समानता, स्वतंत्रता के साथ साथ किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए भी प्रयास किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध, यह शोषण किसी के द्वारा अगर आपका किया जाता है तो निश्चित है आपको संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 23 एंड 24 यानी 2 अनुच्छेदों में दिया गया है। चौथा, जो भारत एक विविधतापूर्ण वाला देश है, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक वर्ग के लोग भारत में निवास करते हैं। तमाम सारे धर्मों की अलग अलग आस्था है, परंपराएं हैं, रीत रिवाज हैं। तो इन सारे धर्म के लोगों को समान रूप से विकास की मुख्य धारा में काम करने का, उनके अंतर मन को विकास के रूप में लाने का प्रयास किया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यद्यपि इसको लेकर कई बार विवाद भी उत्पन्न होते हैं। क्या व्यक्ति को असीमित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख है कुल 4 प्रकार से। पांचवा है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा समस्त प्रकार के ज्ञान का आधार है और कल्चर मानवीय सभ्यता को प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करता है, मानवीय मूल्यों को दिखाता है। तो ये दोनों हमारे मानवीय मूल्य और शिक्षा को हमने मौलिक अधिकारों में शामिल करके संपूर्णता को लाने का प्रयास किया। और विशेषकर भारत में रहने वाले शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये है आर्टिकल, अनुच्छेद संविधान के 29 एंड 30 में है, यानी 2 प्रकार के। दूसरा हमने आपको बताया था आर्टिकल 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था। और इस संपत्ति के अधिकार को हमने जैसे आपको बताया कि 44वां संविधान संशोधन 1978, कभी कभी ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में? ये जनता पार्टी का शासनकाल था और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। एंड दैट इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और उस समय इसको व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। तो मित्रों, भारत में अनेक सारे धर्म के लोग हैं और सभी धर्म को, कुछ धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत कम है, जैन, बौद्ध, पारसी बहुत कम है। तो सबको अपनी शैक्षिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को संचालन करने का अधिकार है। तो विशेषकर इसको याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर को माइनॉरिटीज को देने का प्रयास किया गया है, अल्पसंख्यक, स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज क्लासेस। आप यहाँ कह सकते हैं यह विशेषकर
यह विशेषकर किस वर्ग के लोगों के लिए है? अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए। यह विशेषकर किस वर्ग के लोगों के लिए है? अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज क्लास के लिए। माइनॉरिटीज क्लास की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो अपेक्षाकृत दूसरे अन्य धर्म की अपेक्षा संख्या कम होती है उसे माइनॉरिटीज क्लास में रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो है आर्टिकल 32 में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मित्रों, ये संविधान के आर्टिकल 32 में है। और मैं सबसे पहले इसी की थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि संवैधानिक उपचार क्या है, वास्तव में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। खुद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्वयं ये बात कहा था कि यदि मुझसे कोई ये पूछे कि संविधान सभा का वो कौन सा ऐसा प्रावधान है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने खुद उत्तर देते हुए कहा था कि नो डाउट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिकॉज दैट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन मित्रों याद रखिए, अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया गया कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो विद्वानों का जो विचार है वह प्रेमबल है, प्रस्तावना है। तो याद रखिए, विद्वानों के अनुसार यदि भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाता है, शोल पूछा जाता है, तो प्रेमबल या प्रस्तावना आप बताएंगे। बट डॉक्टर अंबेडकर ने किसी संविधान की आत्मा माना है, तो आप मूल अधिकार को अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के प्रावधान को बताएं। अब दूसरा एक प्रश्न हम आते हैं कि वास्तव में क्या ये जो मूल अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 में है। दूसरा है राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19 टू 22, जो 4 प्रकार के हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, एनी टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, टोटल बैन, किसी भी प्रकार का शोषण पूरी तरह प्रतिबंधित है। और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, क्योंकि शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी विद्वान या धनी व्यक्ति को भी उसके विकास में सबसे बड़ा बाधक है, तो सभी प्रकार के शोषण से वंचित करने का प्रयास किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25, 28, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट 29 to 30, and especially for the minority classes and constitutional remedies article 32। मित्रों, एक प्रश्न और हम आपको पहले बता दें कि इसको याद कर लीजिए। एनी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इन एब्सोल्यूट फॉर्म, एनी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इन एब्सोल्यूट फॉर्म, कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष रूप से, असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, या कोई भी मूल अधिकार असीमित रूप से नहीं है, बल्कि देश की एकता के आधार पर, अखंडता के आधार पर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, लोक स्वास्थ्य, लोक कानून के आधार पर, या अन्य ऐसे किसी कार्य करने पर जो संवैधानिक प्रक्रिया को आहत करता हो, उसकी भावना को चोट पहुंचाता हो, ऐसे किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित और प्रतिबंधित किया जा सकता है। अर्थात सभी मूल अधिकार असीमित रूप से प्राप्त नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार की प्रक्रिया में किन किन बातों पर हमने ध्यान दिया, उसको ध्यान रखिए कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार की क्या विशेषता है, मूल अधिकार के कौन कौन से लक्षण हैं। सबसे पहले हम आते हैं समानता के अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? वास्तव में समानता एक सामान्य अर्थ है जिसकी हम हमेशा कल्पना करते हैं। सामान्य अर्थ में भेदभाव से मुक्त, भेदभाव से रहित समाज और शासन की व्यवस्था को हम समानता के अंतर्गत मानते हैं। परंतु क्या समानता का ये एग्जैक्ट आंसर है? नो। समानता क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है, और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना समानता है। जैसे यदि
50 किलोग्राम पहलवान के साथ 80 किलोग्राम पहलवान को कुश्ती लड़ा देते हैं तो ये असमानता होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ एक विकलांग पैरालिसिस व्यक्ति को दौड़ाएं, ये समानता होगा। तो समानता, समान लोगों के साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव हो तो ये समानता के विरुद्ध है। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है। इस समानता के सिद्धांत के अंतर्गत हमने डायसी के सिद्धांत को स्वीकार किया है, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 का हम उल्लेख करेंगे, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समझ समता का उल्लेख किया गया है। विधि के समझ समता या समानता, विधि के समझ समानता वास्तव में डायसी, एबी डायसी, अल्बर्ट बेन डायसी, जो ब्रिटेन का ब्रिटिश विधि विशेषज्ञ था, जिसने विधि के शासन की स्थापना ब्रिटेन में की थी, वह इसका जनक माना जाता है। तो विधि के समझ समानता से तात्पर्य क्या है? अनुच्छेद 14, इसको याद रखिए मित्रों, दैट इज द नेचुरल जस्टिस। यह एक प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर भी आधारित है। कैसे? कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इट मीन चाहे वो भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक हो या विदेशी हो, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानून, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून एक है। हर व्यक्ति के लिए भारत में कानून एक है। यानी वो चाहे कितना ही धनी व्यक्ति हो, कितना ही गरीब व्यक्ति हो, कितने बड़े संवैधानिक पद पर हो, भारत में सबके लिए कानून एक है। और दूसरा याद करिए, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन मित्रों, आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे और मैं जानता हूं ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो इन सारे प्रश्नों का आपको हमारे YouTube चैनल के तमाम सारे टॉपिक में निश्चित समाधान होंगे। और आपको मैं फिर यहां पहले बीच में बता दूं कि YouTube पर जो आप इस समय स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल देख रहे हैं, इसमें लगभग हर टॉपिक पर लगभग प्रत्येक प्रश्न आपको कहीं न कहीं दिखाई देंगे। अभी हम तमाम सारे प्रश्नों का संग्रह आपके पास लेकर आने वाले हैं हर टॉपिक पर, और वो आपको हर टॉपिक के लास्ट में बताए जाते हैं। इसीलिए एक बार फिर से आप कहें कि अपने उन सारे प्रश्नों को आप नोट भी करते रहें। तो यहां मित्रों हम कह रहे थे समानता क्या है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या गैर नागरिक हो, सबके लिए कानून एक है। एक अपराध के लिए सबको एक प्रकार की सजा प्राप्त होगी। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, परंतु समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है। असमान लोगों के साथ यदि समान व्यवहार किया जाए, असमान इनइक्वल पर्सन के साथ अगर इक्वल सिचुएशन किया जाए, तो दैट इज नॉट जस्टिस, दैट इज नॉट इक्वलिटी। ये न समानता होगी न न्याय होगा। अतः असमान के साथ असमान व्यवहार करना। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसका अनुच्छेद 15 और 16 इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा में रिजल्ट से संबंधित होगा। अलग अलग अंकों पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों की नियुक्तियां और भर्तियां होगी। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे, जो इसके बाद 2 में आएगा। लेकिन यहां पर एक प्रावधान और है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट who is the chief executive of India and governor who is the chief executive of state government, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके पद के दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत, जब तक वो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करता है, पद पर रहते हुए किसी भी दायित्व के अंतर्गत उसे गिरफ्तार या अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन मित्रों, दिमाग में ये बात बैठा लीजिए
वह दायित्व के अंतर्गत जब तक दायित्व का निर्वहन कर रहा तब तक, परंतु यदि वह कोई भी ऐसा कार्य करता है तो पहले उसको पद से हटाया जाएगा। यदि वह दायित्व के विरुद्ध काम करता है, असंवैधानिक काम करता है, तो पहले उसको पद से रिमूव किया जाएगा और रिमूव करने के बाद उसके लिए वही कानून, वही अदालत, वही कोर्ट, सब कुछ वही प्रयोग किया जाएगा और उसी आधार पर उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा याद करिए कि उसे, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, तो पद के दायित्व के अंतर्गत अगर कोई क्रिमिनल मैटर आता है तो राष्ट्रपति के लिए किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा। परंतु अगर सिविल मैटर से संबंधित कोई प्रावधान है, दीवानी न्यायालय से संबंधित, राजस्व या संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है, तो उसे पद मुक्त होने के पश्चात उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर वही कार्रवाई उसी न्यायालय के द्वारा होगी और उतना ही दंड उसको देना प्राप्त करेगा जो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक और विदेशियों को दिया गया। तो अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समझ समानता के अंतर्गत आपने देखा कि भारत में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय पर बल दिया गया। मित्रों, प्रकृति क्या है? प्रकृति सभी के साथ न्याय पर बल देती है, तो यहां पर इसको आप नेचुरल जस्टिस कहेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 15 और 16 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, जिसमें समानता के दोनों पक्षों पर बल दिया गया है, क्योंकि भारत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत अधिक है। मेनी कास्ट, मेनी रिलीजन, मेनी रेस एंड डिफरेंट जेंडर, मेल एंड फीमेल एंड डिफरेंट प्लेस के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। परंतु रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो कैसे आया, क्यों आया और कब तक के लिए रहेगा, इसका बेहद उल्लेख हम आपको इसके वीडियो के पार्ट 2 देंगे। और जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो विद्यार्थियों के लिए मन में प्राय बात आती है कि लोक सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए, कब तक है, इन सारे प्रश्नों का हम उत्तर देंगे जो अगले वीडियो में आएगा। और अनटचेबिलिटी, आप देख रहे हैं भारत आज जिस रूप में विकास करना चाहिए नहीं हुआ, उसका एक कारण अनटचेबिलिटी भी है। और भारत आज बहुत तेजी से अनटचेबिलिटी से दूर हो रहा है, छुआछूत से दूर हो रहा है, इसका भी करेंगे। एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को भी हम कल वीडियो के माध्यम से दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके साथ साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इसके वीडियो के मूल अधिकार वीडियो के पार्ट 2 याद करिए। चैनल का नाम मित्रों आप भी बार बार फिर भी पूछ लेते हैं, यूट्यूब पर स्टडी विद दिलीप सोनी, यूट्यूब पर स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर तमाम सारे वीडियोस अब आप लगातार देख रहे हैं। उनके प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी का क्रमशः अध्ययन करें, देखें और एक बात जरा ध्यान रखें, अगर आपको कुछ अच्छा भी लगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ाएं और उसको सब्सक्राइब अधिक से अधिक करवा दें, अपने मित्रों को बताएं और लॉकडाउन में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।